हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एकेडमी क्लासेस। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि प्लियोट्रॉपी क्या होता है, किस तरह से होता है, उसके हमने रेशियोज देख लिए थे। अब हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे कि जो नई क्रोमोसोमल थ्योरी आई थी वो क्या थी और किसने बनाई थी। ठीक है, तो देखते हैं क्या है वो थ्योरी हमारी। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो 18 सेंचुरी मतलब 19 सेंचुरी में था। अराउंड कुछ 1863 तक उसने अपने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किए थे। इसमें मेंडल भाई साहब ने, है ना। लेकिन था क्या उस टाइम पर, मेंडल ने जो बातें भी बताई थी वो एक मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल डेटा के फॉर्म में थी। तो इस बात को एक्सेप्ट करना, जो मेंडल ने बताया था, इसे एक्सेप्ट करना बायोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट साबित होता था। बहुत ज्यादा एकदम बिलीव नहीं हो रहा था यार ऐसा कुछ हो सकता है या फिर ऐसा कुछ होगा। क्यों? उसका रीजन क्या था कि मेंडल ने सीधा सीधा बताया था कि अलील्स जो है वो ब्लेंड नहीं होते। क्या नहीं होते? ब्लेंड नहीं होते। अलील डिड नॉट ब्लेंड, लिख सकते हैं यहाँ पर, अलील डिड नॉट ब्लेंड, है ना। सबसे पहले उसने बताया कि भाई फैक्टर्स होते हैं, है ना। फैक्टर्स होता है, जीन होता है जो एक डिस्क्रीट पार्टिकल है जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन उसने ये बताया कि जो जीन्स के जो अलील्स होते हैं वो अलील्स कभी भी आपस में ब्लेंड नहीं है। तो ब्लेंड मतलब क्या है? मिक्स नहीं होते, नेवर मिक्स विथ ईच अदर ना, ईच अदर। अब इस बात को समझ लेना और मान लेना ये बहुत ही डिफिकल्ट था उस टाइम के साइंटिस्टों के लिए। कारण ये था कि हमें इतना सारा नॉलेज था ही नहीं कि सेल किस तरह से बिहेव करता है, सेल किस तरह से काम कर रहा है ना। जब हमारी सेल डिवीजन की खोज हुई, सेल डिवीजन हमारा जो पहला हुआ, जिसमें हमने पढ़ा माइटोसिस और मियोसिस। तो जब साइंटिस्टों ने माइटोसिस और मियोसिस के बारे में स्टडी किया तब उन्हें ये बात समझ में आने लग गई कि मेंडल ने जो बताया था कि गैमेट मिक्स नहीं होने वाले हैं या फिर वो साथ में रह के निकल जाते हैं, वो कहीं ना कहीं सही थी। इसका ये मतलब था, स्टार्टिंग में मेंडल की बात को गलत माना गया, लेकिन जब सेल डिवीजन के बारे में हमें पता चला कि भाई एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड हो रहा है, तब जाकर समझ में आने लग गया कि जो मेंडल ने जो बातें कही थी वो एकदम सही थी। ओके, तो मेंडल ने जो बातें कही थी वो एकदम सही थी। ठीक है, फिर क्या हुआ? जब मेंडल ने ये बातें सही निकली तो फिर हमारे तीन साइंटिस्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में हिस्ट्री बता दी है कि साइंटिस्ट थे कार्ल स्कोरेन, ह्यूगो द वेरिस, देन एरिक शेमार्क। इन तीनों साइंटिस्टों ने क्या किया? मेंडल्स की थ्योरी को फिर से पढ़ा। ठीक है, उस टाइम पे पढ़ना पॉसिबल नहीं था क्योंकि यार उतनी ज्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतना ज्यादा हमारा फास्ट कम्युनिकेशन नहीं था। तो इसके लिए बाद में करीब करीब 19 सेंचुरी में, 19 सेंचुरी के बाद, 19 सेंचुरीज के बाद, 90s के बाद हमारे जो साइंटिस्ट आए, शेमार्क थे हमारे, शेमार्क, ठीक है, फिर कार्ल कॉरेन थे हमारे साइंटिस्ट, फिर ह्यूगो द वेरी, ये साइंटिस्ट थे। इन तीनों ने क्या बताया कि जो भी मेंडल ने बताया है वो सही है, और इसीलिए हमने पूरी मेंडल्स की थ्योरी पढ़ी है अपने पूरे प्रीवियस लेक्चर्स में, है ना। अब आगे देखते हैं कि इस थ्योरी के आगे क्या हुआ। ठीक है, अब हुआ क्या? ये सब पढ़ने के बाद हमारे दो साइंटिस्ट, उनका नाम था ब्लू सदन, दैट इज वॉल्टर सदन एंड दी
बोवे। इन दो साइंटिस्टों ने इसी मेंडल्स की जो एक्सपेरिमेंट जिसने बताई थी उससे लेकर पैरेलली अलग अलग स्टडी किया और उन्होंने एक अलग अलग बिहेवियर को नोटिस किया, सेल्स के एक बिहेवियर को नोटिस किया और उस ऑब्जर्वेशन उस एक्सपेरिमेंट के बाद इन दोनों भाई साहब ने थ्योरी बनाई और उस थ्योरी का नाम था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो सदर्न एंड बोरी ने क्या बनाया हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब क्या कह सकते हैं दैट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज पुट फॉर्थ बाय सदर्न एंड बोरी इन लोगों। ठीक है, तो क्या थी वो थ्योरी? ठीक है, वो थ्योरी देखते हैं थ्योरी क्या थी। दिस थ्योरी इंक्लूड सर्टेन फैक्ट or certain points which is made on the basis of their observations। पहला इनका ऑब्जर्वेशन क्या था, पहली थ्योरी क्या थी कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। क्रोमोसोम्स बात बताऊंगा आपको, क्रोमोसोम क्या होता है ये बता दूंगा आपको मैं। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर in somatic cells। क्या बताया गया, क्रोमोसोम्स हैं वो जोड़ी में प्रेजेंट होंगे। किसमें प्रेजेंट होंगे? जोड़ी में, मतलब हमेशा 2 सेट्स होंगे। कितने सेट्स होंगे? हमेशा 2 सेट्स होंगे। कहां पर? जितने भी बॉडी में सोमैटिक सेल्स है सभी, ऑल द बॉडी सेल्स आर जनरली कॉल्ड एज सोमैटिक सेल्स। हमारे जितने भी बॉडी सेल्स को जनरली क्या कहते हैं? हम सोमैटिक सेल्स ही कहते हैं। तो सोमैटिक सेल्स में जो कि जिसे डिप्लॉयड सेल के भी नाम से जानते हैं, तो जितने भी डिप्लॉयड सेल्स हैं उन सभी को क्रोमोसोम किस तरह से प्रेजेंट होंगे? जोड़ी में प्रेजेंट होंगे, पेयर्स में प्रेजेंट होंगे, है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या बताया उन्होंने? द सेकंड पॉइंट इज बेस्ड ऑन द मियोसिस, है ना, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखे थे। क्या बताया उन्होंने? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर get segregated or separated and assured मतलब डिस्ट्रीब्यूट independently, okay, and each gamete thus each gamete receive only one alleles of the pair। वन alleles बोला कि वन क्रोमोसोम ऑफ द पेयर, वन क्रोमोसोम ऑफ द पेयर। ठीक है, वन क्रोमोसोम ऑफ द पेयर। ठीक है, क्या बताया कि हमारे क्रोमोसोम जोड़ी में होंगे और जब गैमेट कभी बनेगा, गैमेट बनेगा मतलब क्या होगा भैया? गैमेट बन रहा मतलब मियोसिस हो रहा है ना। क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। जब गैमेट बनेगा तो जो भी हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था। द क्रोमोसोम विच आर स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, है ना। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम की जोड़ी को क्या होगी? गेट सेपरेटेड, वो सेपरेट हो जाएगी, जो कि मैंने आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी समझाया था। एंड हर गैमेट अपनी अपनी मर्जी से क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा और हर गैमेट क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही अलील या कोई एक ही क्रोमोसोम को रिसीव करेगा या एक्सेप्ट करेगा। आ रहा है नहीं आ रहा है? ये मैंने आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी समझाया था। ठीक है, ये था उनका सेकंड ऑब्जर्वेशन। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था उनका? थर्ड पॉइंट है ना। क्या बोला उन्होंने कि जो गैमेट तो बन रहा है हमारे पास, क्या बन रहा है? अब गैमेट बन रहा है ना। तो गैमेट क्या होगा? जो न्यूक्लियस ऑफ गैमेट कंटेन chromosome which carry all
हेरिडिटी ट्रेट या फिर कैरेक्टर भी बोल सकते हैं ना। क्या बताया कि हमारा जो गैमेट है, गैमेट, उस गैमेट का जो न्यूक्लियस है वो क्या कैरी कर रहा है, वो क्रोमोसोम को कैरी कर रहा है। क्या इसका ये मतलब था कि जो क्रोमोसोम है वो सेल में है, सेल में कहां पर है, सेल में न्यूक्लियस में है ना, और जो भी हमारा गैमेट बन रहा है उस गैमेट के न्यूक्लियस में क्या होगा, क्रोमोसोम होगा, और क्रोमोसोम क्या कैरी करेगा, सारा का सारा हेरिडिटी कैरेक्टर, है ना। अब गैमेट कहां से होते हैं भैया, क्या बोला गया उन्होंने, तो मेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट carry all the heredity trait or characters, all the hereditary characters, ठीक है, all the hereditary characters, and therefore they are the link between, they are the link between parent and offspring। क्या बताया गया कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स होंगे वो क्या कैरी करेंगे, ऑल द हेरिडिटरी कैरेक्टर। अरे यार ये बात ऊपर वाली है ना, क्या कहा गया ऊपर कि भाई गैमेट के न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या कैरी करता है, सारे के सारे हेरिडिटरी कैरेक्टर। इसका ये मतलब हुआ कि जो मेल और फीमेल गैमेट है वो क्या कैरी कर रहा है, सारे के सारे हेरिडिटरी कैरेक्टर को ही कैरी कर रहा है ना, इसी बात को भाई घुमा दिया गया है। फिर अब जो गैमेट है वो क्या है भाई, गैमेट तो हमारा लिंक है ना, अरे इसी गैमेट से तो हम जुड़े हुए ना, पैरेंट एंड ऑफस्प्रिंग किससे जुड़े होते हैं, गैमेट की वजह से। अभी मेरे और मेरे पैरेंट में क्या कनेक्शन है, गैमेट का तो कनेक्शन हुआ ना, मेरे माता पिता का गैमेट से तो मैं बना हूं, तो वी आर द कनेक्टिंग, क्या होगा, गैमेट्स क्या होते हैं, आर द कनेक्टिंग लिंक और लिंक बिटवीन पैरेंट एंड द ऑफस्प्रिंग। आया जो नेक्स्ट स्टेटमेंट था वो क्या था, गैमेट तो आप सभी को पता है भाई कि हैप्लॉइड होता है ना, आपको 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन में कि जो भी गैमेट्स होते हैं दे आर द हैप्लॉइड सेल। तो क्या होगा, मेल गैमेट फ्यूज्ड with female gamete and restore the diploid number of chromosomes। क्या बोला गया, मेल का गैमेट, यहां गैमेट से ना हमारे पास, तो मेल का गैमेट फीमेल की गैमेट से क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, यूनाइट हो जाएगा। कब होगा भाई, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, है ना, जब फर्टिलाइजेशन होगा तब। अब क्या करेगा वो भाई, मेल का गैमेट क्या था, ये गैमेट क्या था भाई हमारा, हैप्लॉइड था, है ना, इसके पास कितने क्रोमोसोम थे, एक सेट थे, तो इसके पास भी कितने होंगे, फीमेल गैमेट के पास, यहाँ भी हैप्लॉइड ही होगा, है ना, गैमेट का हैप्लॉइड होता है, तो हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड मिक्स होकर क्या बन जाएंगे, डिप्लॉइड। अच्छा डिप्लॉइड क्या होता है, टू सेट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, है ना। तो देखो ध्यान से, यहां पर भी टू सेट्स क्रोमोसोम थे, है ना, ये टू सेट्स क्रोमोसोम क्या हो गए थे, सेपरेट हो गए थे, क्या हुआ, सेपरेट होकर गैमेट बना दिया था। यही गैमेट फिर से क्या हो गया है, फ्यूज हो गया है, और क्या कर दिया इसने, फिर से उसी दो सेट्स को रिस्टोर कर दिया, है ना, और रिस्टोर करके क्या होगा, हमारा फर्टिलाइजेशन होगा और एक न्यू इंडिविजुअल आ जाएगा। तो ये थी हमारी क्रोमोसोम थ्योरी। क्या बताएगा इसमें कि पहले भाई तो क्रोमोसोम सेल्स के अंदर होंगे, जब कभी गैमेट बनेगा तो क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और हर गैमेट में एक ही क्रोमोसोम जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, एक ही क्रोमोसोम, हर जोड़ी होमोलोगस क्रोमोसोम बोला गया ना, तो होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक ही क्रोमोसोम खाली एक गैमेट में रिसीव होगा। फिर जो न्यूक्लियस होता है गैमेट का, क्रोमोसोम्स वहीं पर होंगे जिसके पास सारे के सारे हेरिडिटरी ट्रेट्स होंगे। फिर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या कैरी कर रहे हैं, सारे के सारे हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसफर कर रहे हैं, एंड इसी वजह से उन्हें क्या बोला गया है, लिंक बिटवीन पैरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। फिर मेल गैमेट
जब फीमेल गैमेट से मिक्स होगा या जब फीमेल गैमेट मेल गैमेट से फ्यूज होगा, यूनाइट होगा, मिक्स होगा, तो क्या करेगा ये फिर से उस डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रीस्टोर कर देगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे, these all the points are based on certain fact and observation which is come across our southern and Bavarian। ओके, सारे फैक्ट और उसके ऊपर होंगे जो हमारे बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड उस पे जिससे हमारा सदर्न एंड बवरी ने अपने एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर किया, अपने एक्सपेरिमेंट में उन्हें जो फाइंडिंग्स मिलेगी उसके हिसाब से उन्होंने डिजाइन किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम एक ग्रीक वर्ड है जिसमें मतलब क्रोमा मतलब होता है हमारा कलर और जोमा का मतलब होता है हमारा बॉडी। तो आसान भाषा में क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम एक कलर बॉडी। क्या है क्रोमोसोम? कलर बॉडी। तो आप अगर बुक में देखेंगे तो इट इज क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इज filamentous thread like body present in nucleus of eukaryotic cells। ये आपके बुक की डेफिनेशन है। क्या बोला गया भाई? आप फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है या बॉडी है प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस, है ना, which is generally visible, it is visible during, it is only visible during सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे ही हमें दिखाई देता है, अदरवाइज एकदम धागे की तरह उसी के अंदर डिसॉल्व रहता है, समझ में नहीं आता हमें, है ना। तो क्या है क्रोमोसोम? क्या है? एक पतला सा धागे की तरह, दिस इज अवर सेल, दिस इज अवर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? एक पतला सा फिलामेंटस बॉडी है जो इस तरह से प्रेजेंट होगा, है ना, उसे क्या कहते हैं हम? क्रोमोसोम्स कहते हैं। लेकिन क्रोमोसोम्स की मीनिंग और दिखाई, इसमें एक कलर और एक बॉडी है। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि क्रोमोसोम्स क्या होता है ना, और क्रोमोसोम्स किससे बना होता है। एक क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम किससे बना होता है? क्रोमोसोम बना होता है मेड अप ऑफ डीएनए, फिर उसमें होगा हमारा हिस्टोन प्रोटीन एंड फिर नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होंगे, है ना, कुछ हमारे नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों से अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको समझाया था कि जब तक क्रोमोसोम्स ओपन है उसे हम क्या कहेंगे? डीएनए कहेंगे। एक बार डीएनए कंडेंस हो जाता है, पूरे से कॉइल हो जाए, तो वही डीएनए क्या बन जाएगा? हमारा क्रोमोसोम बन जाएगा। इसके लिए हम आसान भाषा में क्या कह सकते हैं? व्हाट इज क्रोमोसोम? आसान भाषा में हम क्रोमोसोम को कहते हैं इट इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का एक कंडेंस्ड फॉर्म है। अगर डीएनए, ये जो इतना बड़ा हमारा डीएनए है, अगर ये डीएनए जो हमारा है, अगर ये डीएनए कंडेंस हो जाए, कॉइल हो जाए, इस तरह से ऐसे कॉइल हो जाए, है ना, तो कॉइल हो गया, क्या बन जाएगा? वो सब इस तरह कॉइल कर देते हैं हम इस तरह से, तो क्या बन जाएगा? अब ये नाउ दिस इज बिकम कॉल्ड एज क्रोमोसोम, है ना। तो डीएनए ही हमारा क्रोमोसोम होता है। आया आपके दिमाग में? बैठ गया? चलिए देखते हैं आगे। अब क्रोमोसोम्स क्या होंगे? ठीक है ना, क्रोमोसोम बता दें क्या होते हैं। अब क्या होता है कि एवरी ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सभी के पास एक फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो क्या होगा? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम varies species to species। ठीक है, हर स्पीसीज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग होंगे।
ह्यूमन एक स्पीसीज है, हमारे में क्रोमोसोम का नंबर अलग होगा। अब जितने भी ह्यूमंस होंगे उन सब में क्रोमोसोम का नंबर एक ही होगा, है ना। मतलब एक स्पीसीज के अंदर एक होगा और दूसरी स्पीसीज के अंदर दूसरा होगा। तो क्या बोल रहे हो कि क्रोमोसोम का नंबर है ना वो स्पीसीज टू स्पीसीज वैरी करता है, उसका शेप और साइज भी स्पीसीज टू स्पीसीज वैरी करता है, ठीक है। कितनी होती है, जो सबसे बड़ी ईच मेटाफेसिक क्रोमोसोम होती है, जितने मेटाफेसिक क्रोमोसोम होते हैं, मेटाफेसिक क्रोमोसोम जो कि हमारे क्रोमोसोम मेटाफेज में होते हैं, उसमें सबसे बड़ी लंबाई होती है, उनकी लेंथ होती है 0.1 माइक्रोन टू 33 माइक्रोन की लेंथ होगी, ठीक है। और थिकनेस होगी 0.2 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन की थिकनेस होगी, उसकी थिकनेस होगी, ठीक है। ये जो साइज है इसकी भी साइज भी क्या होता है, स्पीसीज टू स्पीसीज वैरी करता है। और मेटाफेसिक क्रोमोसोम की हम स्पीसीज साइज देख रहे हैं, अगर यही अगर आप प्रोफेज में देखेंगे तो अलग दिखेगा, एनाफेज में थोड़ा सा और अलग हो जाएगा। तो साइज हर कंडीशन पे वैरी करता रहता है। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। चलो देख लेते हैं कि कितने नंबर होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। आ जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया क्या होगा, नंबर ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो देखते हैं हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ chromosomes are specific in a particular species, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है वो कि किसी एक स्पीसीज में जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो ह्यूमंस, जितने भी ह्यूमंस होंगे उन सभी में क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होगा, एक होगा, दैट इज 46, है ना। सारे ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम के नंबर क्या होंगे, सेम होंगे, दैट इज 46। अब अगर मैं डॉग्स की बात करूं, डॉग्स में अलग अलग स्पीसीज होती है ना, लेकिन जो अगर एक कॉमन स्पीसीज होगी तो उन सभी डॉग के अंदर एक ही क्रोमोसोम होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे। आप क्रोकोडाइल ले लो, सारे क्रोकोडाइल के अंदर क्या होंगे, जो भी क्रोकोडाइल एक स्पीसीज में आएगा उनमें क्रोमोसोम सेम होंगे, लाइक क्रोमोसोम 32 होते हैं हमारे, है ना। चिंपैंजी ले लो, चिंपैंजी के अंदर जो क्रोमोसोम है वो हमारे 48 हो जाते हैं लगभग, है ना, थोड़े से बढ़ जाते हैं, 2 क्रोमोसोम बढ़ गए, सभी चिंपैंजीज में उतना ही होगा, है ना। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का है तो उस स्पीसीज में जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो फिक्स होंगे, वो हमेशा क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कब वैरी करता है, स्पीसीज टू स्पीसीज वैरी करता है, एक स्पीसीज के अंदर वो वैरी करेगा नहीं। आया समझ में आप लोगों के, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगर the true set of chromosome is called as euploidy, ठीक है। अब यूप्लॉइडी का मतलब क्या है, यू का मतलब होता है ट्रू और प्लॉइडी का मतलब होता है सेक्स। सेक्स होते हैं या तो फिर रिपीटेटिव होता है, रिपीटेशन, रिपीटेटिव, ठीक है, रिपीटेटिव या फिर जो सेट होगा प्लॉइडी हमारा। अब बोला यार किसे हम ट्रू सेट कह सकते हैं, हम यूप्लॉइडी हम किसे कह सकते हैं ना, किसे कह सकते हैं कि सपोज देयर इज अ प्राइमरी बेसिक नंबर, अगर कोई एक प्राइमरी नंबर है हमारा, प्राइमरी बेसिक नंबर मतलब कैसा है, कोई एक सेट है सपोज कर लेते हैं, ठीक है, विद एक्स, ठीक है। जब कभी व्हेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम व्हेन क्रोमोसोम number is exact the multiple of primary basic number, ये ठीक है ना, प्राइमरी बेसिक नंबर, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे यूप्लॉइडी। फॉर एग्जांपल x क्या है, x इज नथिंग बट एन n, ठीक है ना, x इज नथिंग बट एन n। चलो मान लेते हैं, हम अपना देख लेते हैं, हमारे पास जो प्राइमरी बेसिक नंबर होता है कितना, 1 to 23 हो गया हमारे, है ना, 1 to 23 हमारे पास जो भी है,
तो जो हमारा ये 1 सेट हुआ तो एक प्राइमरी बेसिक नंबर हुआ। अब इसी 1 to 23 का अगर एग्जैक्ट मल्टीपल होता चला जाए, मतलब 1 का 2 हो जाए, 23 का 46 हो जाए, अगर एग्जैक्ट मल्टीप्लाई हो रहा हो या 2 का 3 हो जाए, तो ये क्या हो रहा है, सेम टू सेम कॉपी हो रहा है ना। मल्टीपल का मतलब क्या है यहाँ पर, मल्टीपल कॉपी होना, सेम कॉपी होना है ना। तो अगर मेरे पास सपोज ए था और बी था, ठीक है ना, तो अगर ए का वापस से ए और बी पर बी पूरा बन जाए, जब वो पूरा का पूरा एग्जैक्टली जितने भी नंबर हैं हमारे पास उन सभी का एग्जैक्ट मल्टीपल हो जाए, जैसा एग्जैक्ट कॉपी हो जाए, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे वो, इसे हम क्या कहेंगे, यूप्लॉइडी कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम लोग, यूप्लॉइडी। एग्जांपल देखिए तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखते हैं, देखिए क्या है, अगर एक सेट हुआ, ओनली वन सेट क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसे हम कहेंगे मोनो, मोनोप्लॉइडी। मोनो का मतलब क्या है, सिंगल, प्लॉइडी मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम। कितना सेट ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास, सिर्फ एक ही सेट है ना। अगर ये दो हो जाए, टू सेट्स, देखिए मैं सेट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, सेट मतलब पूरा का पूरा सबका सब मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं कि भाई कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ये हो जाएंगे हमारे डिप्लॉइडी। डिप्लॉइडी मतलब क्या, डाइप्लॉइडी, डिप मतलब क्या हो जाएगा हमारा, टू सेट्स, दो, है ना। अगर वो तीन हो जाए, तीन सेट्स, तो उसे क्या कहेंगे हम, थ्री सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिप्लॉइडी, मतलब तीन सेट। अब अगर वो चार हो जाए, फोर सेट्स, फोर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, तो इसे हम कहेंगे टेट्रा। टेट्रा मतलब चार प्लॉइडी, ठीक है। तो समझ में आ रहा है लोगों को, अगर मेरे पास क्रोमोसोम 1 to 23 है और यही सेम टू सेम 1 to 23 वापस से क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है लगभग, तो उसे हम क्या कहेंगे भैया, ये ट्रू सेट है। क्या है ये ट्रू सेट है। तो उस ट्रू सेट को क्या कहते हैं, यूप्लॉइडी कहते हैं। जब कभी भी प्राइमरी बेसिक नंबर का एग्जैक्ट मल्टीपल होता है तो उस नंबर को क्या कहते हैं, हम सेट्स कहते हैं। अब यहाँ पे कितने सेट हैं, यहाँ दो सेट है ना, तो ये डिप्लॉइडी हो गया। चलो एक और सेट बन जाएगा, तो ये कितने हो गए, अब ये ट्रिप्लॉइडी हो गया। अगर एक और सेट बन गया तो ये टेट्राप्लॉइडी हो जाएगा। अगर ज्यादा हो गए, तीन चार के भी ऊपर हो गए, तो उसे हम पॉलीप्लॉइडी कह देंगे। आया दिमाग में, समझा आपको यूप्लॉइडी क्या होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अनयूप्लॉइडी क्या होता है, ठीक है। दिस इज द यूप्लॉइडी। तो अनयूप्लॉइडी क्या होगा, अगर एक आध क्रोमोसोम्स का नंबर कम हो जाए या बढ़ जाए तो क्या होगा, डिलीशन और एडिशन ऑफ वन और मोर chromosomes called aneuploidy। अनयूप्लॉइडी मतलब क्या है, हमारे पास जो सेट्स थे, हमारे पास क्या है, सेट है ना। प्लॉइडी का मतलब क्या है, पूरा हमारा सेट है भाई हमारा। यूप्लॉइडी का मतलब क्या है, सेट है। क्या बोला, अनयूप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी का मतलब क्या था, ट्रू सेट। लेकिन अगर उस ट्रू सेट में से एक, दो या दो से ज्यादा क्रोमोसोम्स डिलीट हो जाए, मतलब कम हो जाए, या तो फिर एक या दो क्रोमोसोम्स बढ़ जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम, अनयूप्लॉइडी। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास 1 to 23 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब भैया ये तो एक सेट हो गया, क्या हो गया, एक सेट। दूसरा सेट देख लेते हैं 1 to 23। अब ये क्या है, आगे डिप्लॉइडी है ना, डिप्लॉइडी मतलब डिप्लॉइड है, मतलब अभी तक क्या है, ये यूप्लॉइडी। लेकिन अब क्या हो गया, 1 बढ़ गया, लेकिन ये कुछ बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पर दो सेट तो बराबर है, लेकिन एक क्या हो गया है, एक्स्ट्रा हो गया है। तो ये क्या होगा, एडिशन हो गया ना, तो ये हो गया अनयूप्लॉइडी। या तो फिर ये एक कम हो जाए, तो क्या हो गया, डिलीशन, अनयूप्लॉइडी। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है। ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम है, 46। दिस इज ह्यूमन, ओके। ह्यूमन 46 क्रोमोसोम जो कि है क्या, डिप्लॉइड है। क्या है, डिप्लॉइड है, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है।
मतलब एक सेट कितने का हुआ 23 का। ओके, अब दिस इज 46 इज यूप्लॉइडी, दिस इज यूप्लॉइडी है ना, डिप्लॉइड है क्योंकि इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है, एकदम ट्रू सेट्स है। लेकिन अगर ये क्रोमोसोम कम होकर 45 हो जाए तो क्या होगा भाई, 45 मतलब क्या हुआ 46 माइनस 1 हो गया ना, एक कम हो गया। और अगर यही एक बढ़ जाए तो 46 प्लस 1 47 हो जाएगा। तो क्या होगा, एडिशन और डिलीशन क्या हो जाएगा हमारा, अनयूप्लॉइडी। ओके ठीक है, चलो एक चार्ट देख लेते हैं। ओके ठीक है, देख लेते हैं कि हमारी प्लॉइडी कितनी है। मैंने कितने बताया आपको, 2 प्लॉइडी बताया। एक है हमारा यूप्लॉइडी जिसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, एक होगा हमारा अनयूप्लॉइडी जिसके अंदर सेट के अंदर कुछ ना कुछ तो मिसिंग होगा या फिर ज्यादा हो चुका होगा, ऐड हो चुका होगा, है ना। तो इसमें यूप्लॉइडी में कितने हैं, मोनोप्लॉइडी अगर एक ही सेट हुआ तो, 2 सेट हुए तो डिप्लॉइडी, और अगर 2 से ज्यादा सेट हो गए, 3 सेट 4 सेट 5 सेट, तो क्या हो जाएगा हमारा पॉलीप्लॉइडी। लेकिन अनयूप्लॉइडी में क्या है, 2 काम होते हैं, या तो डिलीशन होगा या तो एडिशन होगा। अगर डिलीट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसके लिए हाइपोप्लॉइडी। अगर बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, हाइपरप्लॉइडी। आया दिमाग में। अब डिलीशन 2 टाइप के होंगे, एक तो अगर 2 सेट अगर हमारे पास है और उस 2 सेट में से अगर एक गायब हो जाए तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा ना, तो इसे कहेंगे हम मोनोसोमी, है ना। क्योंकि मैं बताया कि हर क्रोमोसोम्स के ईच क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, ईच क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं। पेयर मतलब क्या होती है, 2 होते हैं। अगर इस पेयर में से हमारे पास सपोज 2 क्रोमोसोम, उसमें से अगर एक क्रोमोसोम माइनस हो तो कितना बचेगा, एक बचेगा ना, तो ये होगा हमारा मोनोसोमी। सिर्फ एक ही क्रोमोसोम बचा, एक जोड़ी गायब हो गया, है ना। और अगर दोनों की दोनों जोड़ी गायब हो गए तो नली, नली मतलब नील, जीरो, नलीसोमी। ओके, अगर एक जोड़ी बढ़ जाए, प्लस हो जाए, तो कितने हो गए, अभी 3 हो गए ना भैया, तो इसे बोलेंगे हम ट्राई। और अगर 2 बढ़ जाए तो इसे बोलेंगे टेट्रासोमी। समझ में आ रहा है आप लोगों के, नहीं समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल भाई कपल किसे कहते हैं, है ना, कपल किसे कहेंगे हम, जब एक हस्बैंड और वाइफ हो तो उसे क्या कहेंगे हम भाई कि हाँ हस्बैंड वाइफ है, तभी तो इन दोनों की शादी हुई है। अगर हस्बैंड नहीं रहा तो जो वाइफ थी वो क्या हो गई, अकेली हो गई ना, तो मोनोसोमी। हाँ, और अगर दोनों के दोनों मर गए तो, हस्बैंड वाइफ दोनों मर गए तो नलीसोमी। लेकिन हो सकता है भाई कि हस्बैंड भी है, वाइफ भी है, और एक और बंदा आ जाए जबरदस्ती, तो कितने हो गए, 3 हो गए ना, ट्राइसोमी। और एक आ गया, 4 लोग हो गए तो टेट्रासोमी। आया आपके समझ में। अगर डिलीट हो गया तो मोनोसोमी और नलीसोमी, और एडिशन हो गया तो ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी ये था हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।